हेलो। नमस्ते सभी को। उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। अपन ने 7वें चैप्टर के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। थोड़ा इस बार लेट वीडियो आया है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि थोड़ा काम लग गया था मेरे लिए। ठीक है ना। अपन ने लास्ट क्लास में सेंटर ऑफ मास के बारे में डिस्कशन कर रहे थे और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी डिस्कशन कर लिया था। ठीक है ना। आज अपन नेक्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, मतलब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो पूरा फोकस बोर्ड पर रखें और ध्यान से सुनें। ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा। हमारे पास में अपन ने लास्ट में कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी कर लिए थे। ठीक है ना। अब इसके बाद में अपन ने लास्ट क्लास में क्वेश्चंस दिया था, आपको याद हो तो 53 एंगल वाला जो आपने कर लिया होगा, क्योंकि बी सेंटर ऑफ मास बाई डायरेक्शन में निकालना है अपन को, कैलकुलेट करना है सेंटर ऑफ मास बी डायरेक्शन में। अब आ जाता है हमारे पास में फोरे सिस्टम, यानी कि निकाय के लिए अपन को सेंटर ऑफ मास किस तरीके से मूवमेंट करेगा, इसके बारे में अपन डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है ना। तो ध्यान से सुने, पूरा फोकस बोर्ड पर रखें और ध्यान से सुनिएगा। ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास में मान लेते हैं 4A सिस्टम, यानी कि निकाय के लिए आपके पास में द्रव्यमान केंद्र का त्वरण कुल बाह्य बल पर निर्भर करेगा व उसकी दिशा में होगा। कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको लिखना है। द्रव्यमान केंद्र का त्वरण कुल बाह्य बल पर निर्भर कुल बाह्य बल पर निर्भर करता है। ठीक है ना। व उसकी दिशा में होगा। कुल बाह्य बल पर निर्भर करेगा, यानी कि बाह्य कुल एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि हमारे पास में एफ नेट एक्सटर्नल फोर्स के ऊपर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। ठीक है ना। जो उसका हमारे पास में एसेलरेशन है, यानी कि सेंटर ऑफ मास का एसेलरेशन है। ठीक है ना। तथा आंतरिक बल द्रव्यमान केंद्र को त्वरित नहीं तथा आंतरिक बल द्रव्यमान केंद्र को त्वरित नहीं कर सकता है ये हमारे पास में एक पहला पॉइंट है कि द्रव्यमान केंद्र का त्वरण कुल बाह्य बल पर निर्भर करता है व उसकी दिशा में होगा। यानी कि एफ नेट फोर्स एक्सटर्नल फोर्स हमारे पास में किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कुल बाह्य बल पर। यानी कि द्रव्यमान केंद्र जो है हमारे पास में वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, कुल बाह्य बल पर निर्भर कर रहा है। ठीक है ना। लेकिन ऐसा जो नहीं होगा कि आंतरिक बल के कारण द्रव्यमान केंद्र त्वरित हो सके, ऐसा कभी नहीं होगा। एक क्वेश्चंस मान लीजिए। यहाँ पे हमारे पास में एक मान लेते हैं इस तरीके से, हम आपके पास में एक क्षण है। ठीक है ना। अब इसका सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं हमारे पास में यहाँ पर है। ठीक है ना। अब इसी क्षण को आपने इस तरीके से लोकेट किया, यानी कि थोड़ा सा हल्का सा क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया, तो आपका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद में और आपने डिस्टर्ब किया तो इस तरीके से सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना। होगा कि नहीं होगा। यानी कि यदि किसी क्षण को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया जाए, यदि हमारे पास में एक इस तरीके से क्षण थी जिसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर था, उस क्षण को अपन थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया जाए जिससे कि यह धरातल पर फिसलने लगे, तो द्रव्यमान केंद्र का पथ प्रेडिक्ट करो। यानी कि क्वेश्चन सुनो, यदि किसी क्षण को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया जाए जिससे कि हमारे पास में जो है क्षण वो क्या कर रहा है, धरातल पर क्या लगने लग जाए, फिसलने लग जाए, तो सेंटर ऑफ मास का पाथ प्रिडिक्ट कीजिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास में आपको अच्छे ढंग से पता है कि आपको याद है कि एफ नेट एक्सटर्नल फोर्स इज कैलकुलेट इजकल टू हमारे पास में क्या होता है, एम ए सेंटर ऑफ मास। ठीक है ना। एम ए सेंटर ऑफ मास है। यदि तुमने एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया है, यदि हमारे पास में एफ नेट एक्सटर्नल फोर्स इजकल टू क्या है, जीरो है, तो ए सेंटर ऑफ मास इजकल टू भी क्या हो जाएगा, हमारे पास में जीरो होगा। यानी कि बी सेंटर ऑफ मास इजकल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, यानी कि क्या हो जाएगा हमारे पास में, नियत। समझ गए। एक बार फिर से सुन लो, यदि किसी क्षण को अपन थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया जाए जिससे कि वह धरातल पर क्या करने लग जाए, फिसलने लग जाए, तो सेंटर ऑफ मास कितना होगा, सेंटर ऑफ मास को प्रेडिक्ट करवा रहा है। आपको पता है, जस्ट अभी मैंने बताया है कि एफ नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू डिपेंड ऑन सेंटर ऑफ मास, यानी कि आपके लिए बाह्य बल, कुल बाह्य बल का मान किसके ऊपर निर्भर करेगा,
सेंटर ऑफ मास पर निर्भर करेगा, आंतरिक बल से किसी भी प्रकार का सेंटर ऑफ मास डिस्टर्ब होने वाला नहीं है। अब जैसे ही मैंने इस रॉड को थोड़ा सा डिस्टर्ब किया जिससे कि ये फिसले नहीं, तो हमारे लिए जो सेंटर ऑफ मास होगा वो क्या होगा तुम्हारे पास में, ए सेंटर ऑफ मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब जब ए का मान 0 है तो बी क्या हो जाएगा हमारे पास में, कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट का एक्सेलरेशन करोगे तो कितना आएगा हमारे पास में, 0। ठीक है ना। इसके बाद में देखो, यदि प्रारंभ में द्रव्यमान केंद्र विरामावस्था में है तो द्रव्यमान केंद्र भी विरामावस्था में ही रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, इसके बाद में हमारे पास में, यदि प्रारंभ में द्रव्यमान केंद्र विराम में है, लिख लो, मैं बोल रहा हूँ आप लिखें, यदि प्रारंभ में द्रव्यमान केंद्र विराम में है तो यह सदैव विराम में ही रहेगा। यदि प्रारंभ में द्रव्यमान केंद्र विराम अवस्था में है तो यह सदैव विराम में ही रहेगा। ठीक है ना। इसके बाद में एक क्वेश्चंस है, ध्यान से सुनना है क्वेश्चंस को पूरे फोकस बोर्ड के साथ। ठीक है ना। एक क्वेश्चंस है, बहुत अच्छा क्वेश्चंस है, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए आपके पास में एक ए बॉडीज है जिस पर एक फोर्स जनरेट हो रहा है। ठीक है ना। ये आपके लिए एक ए बल लग गया जिस पर एक 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से इधर की तरफ एक वस्तु आ रही है। ठीक है ना। अब एक दूसरी वस्तु है जिसको आपने बी मान लिया, इधर की तरफ एक फोर्स लग रहा है और ये हमारे पास में 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ में इधर की तरफ आ रही है। ठीक है ना। ये हमारे पास में रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, विराम अवस्था से निकल रही हैं। एक दूसरे के आकर्षण के प्रभाव में, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, एक दूसरे के आकर्षण के प्रभाव में, आकर्षण के प्रभाव में, एक दूसरे के आकर्षण के प्रभाव में एक दूसरे की ओर गति करते हैं। एक दूसरे के आकर्षण के प्रभाव में एक दूसरे की ओर गति करते हैं तो कैलकुलेट द सेंटर ऑफ मास, यानी कि हमारे लिए सेंटर ऑफ मास की वैल्यू ज्ञात करो। आपको अच्छे ढंग से पता है एक दूसरे की ओर गति कर रहे हैं तो ध्यान से सुनेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास में एफ नेट एक्सटर्नल फोर्स, अब एक दूसरे के कारण गति कर रहे हैं, एक दूसरे के कारण गति कर रहे हैं, एक दूसरे के आकर्षण बल के कारण। आपने तो बाह्य बल नहीं लगाया है, आपने बाह्य बल थोड़ी लगाया है। जब आपने बाह्य बल नहीं लगाया है, कुल बाह्य बल लगाया ही नहीं है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में, 0 होगी। जब आपने बाह्य बल नहीं लगाया तो, अब जब आपने बाह्य बल नहीं लगाया तो ए सेंटर ऑफ मास इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में, 0 होगा। ये सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा हमारे पास में, 0। इसका मतलब बी सेंटर ऑफ मास भी कितना हो जाएगा हमारे पास में, नियत, यानी कि कांस्टेंट हो जाएगा। एक बार फिर से सुनो, अगर मान लेते हैं ये पॉजिटिव आयंस है, ये नेगेटिव आयंस है, दोनों आपस में 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से एक दूसरे के आकर्षण के प्रभाव में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की ओर गति कर रहे हैं। इसका मतलब हमारे द्वारा बल नहीं लग रहा है, वस्तुएं एक दूसरे पर आंतरिक, ये लाइन आंतरिक बल के कारण, आंतरिक बल के कारण फोर्स कैलकुलेट कर रही हैं, फोर्स जनरेट कर रही हैं। अब आंतरिक बल के कारण करेंगी तो उनकी गति भी होगी, जो गति होगी उससे सेंटर ऑफ मास पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, यानी कि सेंटर ऑफ मास त्वरित नहीं कर सकता यदि आंतरिक बल लग रहे हैं तो एफ नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा हमारे पास में, 0 होगा। तो ए सेंटर ऑफ मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, और बी सेंटर ऑफ मास इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में, कांस्टेंट। ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारे पास में बी सेंटर ऑफ मास क्या हो गया तुम्हारे पास में, कांस्टेंट हो गया। तो आर यानी कि आर सेंटर ऑफ मास इक्वल टू भी क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में, 0 होगा। ठीक है ना। आर सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा हमारे पास में, 0। अब एक बात बताइए मुझको, डेल्टा आर सेंटर ऑफ मास इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, डेल्टा आर को किस टाइप से लिख सकते हैं अपन, m1 डेल्टा r1। ठीक है ना। क्योंकि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है आर सेंटर ऑफ मास का, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3, ये हो जाएगा m2 डेल्टा r2। ठीक है ना। उसके बाद में क्या लिखोगे तुम, m3 और ये हो जाएगा डेल्टा r3, और प्लस क्या चलता जाएगा, डॉट 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 चलता जाएगा, जिसको तुम कैसे लिख सकते हो, mn, और डेल्टा क्या हो जाएगा rn। इन सब की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारे पास में, 0। इन सब की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में, 0। ठीक है ना। यहाँ तक समझ गया, यहाँ तक क्लियर है। तो अब यहाँ पे हमारे पास में शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास, जब सेंटर ऑफ मास
कितना हो जाएगा 0। सेंटर ऑफ मास की स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि आपके द्वारा जो बल लग रहा है वो आकर्षण बल के कारण लग रहा है, इसकी वजह से एक दूसरे की तरफ गति करेंगे, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, कुल बाह्य बल नहीं है, तो ए सेंटर ऑफ मास 0 हो जाएगा। जब ए सेंटर ऑफ मास 0 है तो बी सेंटर ऑफ मास भी क्या हो जाएगा हमारे पास में 0, तो आर सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा हमारे पास में 0। इसका मतलब द्रव्यमान केंद्र की स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा, द्रव्यमान केंद्र की स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा। समझिए, लिखो इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से लिखें, ठीक है ना। इसके बाद में देखो भाई, नेक्स्ट है हमारे पास में शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र की स्थिति में परिवर्तन। शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना। आपको पता है आर सेंटर ऑफ मास इक्वल टू क्या होता है m1 r1 वेक्टर, ठीक है ना। अगर r आपके लिए डिस्प्लेसमेंट है तो प्लस हमारे पास में क्या हो जाएगा m2 r2 वेक्टर, प्लस हमारे पास में m3 r3 वेक्टर, और ये हमारे पास में डॉट डॉट डॉट, और इसको क्या लिख दोगे m1 प्लस हमारे पास में m2 और प्लस हमारे पास में क्या आ गया m3। या फिर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ r सेंटर ऑफ मास के लिए, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, यानी कि m2 r2 वेक्टर प्लस हमारे पास में m3 r3 वेक्टर डॉट 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 अपॉन कैपिटल M। अगर पूरी बॉडी के लिए बात की जाए तो, पूरे निकाय के लिए बात की जाए तो, जहाँ पर कैपिटल M क्या है कि हमारे पास में कोई भी एक बॉडी है, कोई भी एक निकाय है, कोई भी एक सिस्टम है, उसका कंप्लीट आपके लिए क्या है मास है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारे पास में अपन शिफ्ट कह रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, तो डेल्टा आर सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, डेल्टा आर सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू क्या लिखोगे तुम m1 डेल्टा r1 वेक्टर प्लस क्या लिखोगे m2 डेल्टा r2 वेक्टर और प्लस m3 डेल्टा r3 वेक्टर लिख दोगे, प्लस डॉट 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 mn डेल्टा rn वेक्टर अपॉन क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में कैपिटल M। क्लियर। ये तुम्हारे लिए क्या कर रहा है शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना। यानी कि कोई भी आपके पास में एक सेंटर ऑफ मास है, उसकी क्या हो रही है गति हो रही है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसके बाद में देखो एक छोटा सा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास है, मान लीजिए आपके पास में 4 मास पार्टिकल्स हैं, दो चारों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं इस तरीके से। इसका मास है 1 kg, इसका मास है 2 kg, इसका मास है 3 kg और इसका मास है तुम्हारे पास में 4 kg। ये लेंथ L है, ये भी L है और ये भी हमारे पास में क्या है L है। यदि 2 किलोग्राम तथा 3 किलोग्राम, यदि 2 किलोग्राम और 3 किलोग्राम अपनी स्थितियों में क्या कर लेते हैं परिवर्तन कर लेते हैं, तो सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करो। ध्यान से सुनो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 4 मास पार्टिकल्स हैं, चारों के बीच की डिस्टेंस हमारे पास में कैपिटल L है, यानी कि एज ए स्क्वायर, ठीक है। चारों के मास पार्टिकल्स हैं 1 kg 2 kg 3 kg 4 kg, ये L L L L हो गया, ठीक है ना। अब ये आपस में क्या कर रहे हैं शिफ्ट कर रहे हैं, यानी कि 3 kg 2 kg पर चला गया, 2 kg क्या हो गया 3 kg पर चला गया, तो शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास। अभी जस्ट अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है आर सेंटर ऑफ मास इक्वल टू क्या होता है m1 डेल्टा r1 प्लस m2 डेल्टा r2। अब ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं शिफ्ट कर रहे हैं। ये आपको अच्छे ढंग से पता है एक्स एक्सिस होता है, जिसको आप क्या कहते हो आई कैप कहते हो। ये आपको पता है क्या होता है जे कैप होता है। अब ये पार्टिकल्स नीचे की तरफ आ रहा है तो कितना हो जाएगा माइनस के जे, ये पार्टिकल्स ऊपर की तरफ जा रहा है तो कितना हो जाएगा प्लस का जे। अब किसको ला रहे हो तुम, ये मान लेते हैं कि हमारे पास में 2l जे कैप, सही है बिल्कुल। 2m1 यानी कि 2 और l ये लेंथ और जे कैप प्लस प्लस 3l माइनस के जे कैप, क्योंकि ये पार्टिकल्स माइनस के बाई डायरेक्शन उसमें आ रहा है, यानी कि कितना हो जाएगा माइनस के जे कैप। और अपॉन क्या करोगे तुम, अपॉन कर दोगे टोटल मास पार्टिकल्स कितना है 1 2
3 और 4, 4 + 3 7, 7 + 2 9 और 9 + 1 = 10, ठीक है ना। और ये कितना हो जाएगा, डेल्टा RCM वेक्टर बराबर हो जाएगा तुम्हारे पास में L, यानी कि कितना हो जाएगा 3L, यानी कि हमारे पास में कैलकुलेट करो 2L जे कैप माइनस के 3L जे कैप, ठीक है ना, माइनस साइन बाहर आ जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा 10, जो कितना बचेगा L माइनस के L, यानी कि माइनस का L अपॉन 10, या फिर मैं इसको माइनस का जे कैप लिख सकता हूँ। ये तुम्हारे पास में शिफ्ट ऑन सेंटर ऑफ मास आ गया, ये तुम्हारे पास में क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। समझ गए, लिख लो भाई, समझ गए तो। इसके बाद में देखो नेक्स्ट एक अच्छा क्वेश्चन है, मैं उस क्वेश्चन को लिख देता हूँ, आप थोड़ी सी देर उसकी प्रैक्टिस करना है ना, 2 मिनट के लिए खुद करने की कोशिश करना, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है ना, ध्यान से सुनो। मान लेते हैं, ये लिख लिया हो तो मान लीजिए आपके लिए एक इस तरीके का सर्कल है और एक दूसरा इस टाइप का सर्कल है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास में इधर की तरफ एक फोर्स जनरेट हो रहा है, इसकी रेडियस कैपिटल R है, ठीक है जी। अब यहाँ पर हमारे पास में इसकी रेडियस कैपिटल R की जगह 2R है, इधर की तरफ फोर्स जनरेट हो रहा है जिसको आपने F को कह दिया, इधर की तरफ फोर्स जनरेट हो रहा है, ये इधर की तरफ फोर्स जनरेट हो रहा है, तो दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो मान लेते हैं कि ये हमारे पास में यहाँ पर आ गया, ठीक है जी, ये हमारे पास में यहाँ पर आ गया और ये हमारे पास में यहाँ पर आ गया, मान लेते हैं, ठीक है ना। अब ये जो सेंटर था वो तो यहाँ पर आ गया, ठीक है ना, ये वाला सेंटर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया, ये तुम्हारे पास में, तो इन दोनों, इसको मैंने मान लिया x2 मान सकते हैं, इसको क्या मान लिया भाई, x2 मान लिया, और ये जो सेंटर था ये यहाँ पर आ गया, इसको मैंने मान लिया x1 मान लिया, ठीक है ना। क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। अब F हमारे पास में, F इधर लग रहा है, F इधर लग रहा है, रिलीज फ्रॉम रेस्ट, ब्रह्मावस्था से रिलीज हो रहे हैं, ठीक है ना। दोनों एक दूसरे के, क्वेश्चन सुन लें, दोनों एक दूसरे के आकर्षण, दोनों एक दूसरे के आकर्षण बल के प्रभाव में, आकर्षण बल के प्रभाव में चलना प्रारंभ करते हैं, दोनों एक दूसरे के आकर्षण बल के प्रभाव में चलना प्रारंभ करते हैं, चलना प्रारंभ करते हैं, तो x1/x2 का मान बताओ, x1/x2 का मान बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, बहुत शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारे पास में F फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, F फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, ये R इसकी रेडियस है, ये हमारे पास में 2R इसकी रेडियस है, इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, तो ये यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ पे एक बात बताओ, 3R होगी क्या नहीं होगी, ठीक है ना। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 3R होगी भाई, क्यों होगी, क्योंकि ये रेडियस R है, ये रेडियस 2R है, ठीक है ना, तो ये दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 3R। अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, इधर ध्यान देते हैं, क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। देखो जी, अब आपको पता है इस पूरे सिस्टम के अंदर, ये जो पूरा सिस्टम है, इसमें कहीं पर भी F एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है क्या, आप खुद बताओगे मुझको, F एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है क्या भाई, कहीं पर भी F एक्सटर्नल फोर्स जनरेट हो रहा है क्या। जब F एक्सटर्नल फोर्स जनरेट हो ही नहीं रहा, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारे पास में, जीरो। जब इसकी वैल्यू जीरो हो गई हमारे पास में, तो A सेंटर ऑफ मास की वैल्यू है जीरो, तो B सेंटर ऑफ मास की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, यानी कि हमारे पास में क्या आ जाएगा बच्चों, नियत। आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। अब जब B का मान जीरो है, तो शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास भी क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में, जीरो होगा,
शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास। अब इसको किस टाइप से लिख सकते हो आप, यानी कि हमने इसको लिखा m1 डेल्टा r1 वेक्टर प्लस अपन ने m2 डेल्टा r2 वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास में 0। होगा कि नहीं होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, क्योंकि जस्ट अभी अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, डेल्टा आर सेंटर ऑफ मास इक्वल टू क्या होता है m1 डेल्टा r1 प्लस m2 डेल्टा r2। दो मास पार्टिकल्स हैं हमारे पास में, ठीक है ना, दोनों एक दूसरे के प्रभाव में मोशन कर रहे हैं, ये दोनों आकर्षण बल के प्रभाव में चलना प्रारंभ करते हैं, क्योंकि दोनों का फोर्स इक्वल है, ठीक है ना। जब दोनों एक दूसरे के आकर्षण बल के प्रभाव में चलना प्रारंभ करते हैं तो x1 यानी कि x1 कितना अपनी पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है ना। x2 यानी कि 2r जो मास पार्टिकल्स था 2r रेडियस का, वो अपनी पोजीशन से कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, इन दोनों को अपन को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो F नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है हमारे पास में 0, तो ए सेंटर ऑफ मास इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि बी सेंटर ऑफ मास इक्वल टू क्या हो जाएगा कांस्टेंट यानी कि नियत। अब शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब जब इसकी वैल्यू आपके लिए क्या आ गई 0 आ गई, तो ये m कैपिटल M भी क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब हमारे पास में क्या बनेगा m1 डेल्टा r1 प्लस m2 डेल्टा r2 बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है ना। अब इसको कैसे लिख सकते हो, m1 x1 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, प्लस इसका मास दे रखा है तुम्हारे लिए 5m, इसका दे रखा है तुम्हारे लिए m, एक चीज़ और मेंशन करना भूल गया सॉरी उसके लिए, यानी कि इसका मास दे रखा है सर आपके लिए m, ठीक है ना, और इसका मास दे दिया तुम्हारे लिए 5m, ठीक है ना, इसका 5m क्योंकि बड़ा है, ठीक है। तो ये m1 x1 प्लस 5m और ये कितना हो जाएगा माइनस के x2 बराबर क्या हो जाएगा 0। सही लिखा है क्या मैंने, क्योंकि ये एक्सिस इधर की तरफ जा रहा है, वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो अगर तुमने इसको आई कैप माना है, इधर वाले एक्सिस को आई कैप माना है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के आई कैप हो जाएगा, क्योंकि ये जो मास पार्टिकल्स है कैपिटल एम का ये इधर जा रहा है, और जो 5m मास का पार्टिकल है जो इधर की तरफ आ रहा है, ठीक है ना। अब इसको कैसे लिख सकते हो आप, x1 बराबर क्या हो जाएगा, x1 बराबर हो जाएगा x1 बराबर हो जाएगा तुम्हारे पास में 5x2। इक्वेशन नंबर हो गया हमारे पास में फर्स्ट, ठीक है, समझ गए यहाँ तक। अब एक बात बताओ मुझको कि अपन इसको कंप्लीटली कैसे लिख सकते हैं भाई, यानी कि इसको कंप्लीटली किस टाइप से लिख सकते हो आप, यानी कि x1 प्लस x2 बराबर क्या लिख सकते हो 9r लिख सकते हो, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, यानी कि एक इक्वेशन अगर मैं लिखना चाहता हूँ तो इस टाइप से भी तो लिख सकता हूँ एक इक्वेशन, यानी कि x1 प्लस x2 बराबर क्या लिख दिया मैंने 9r, ये होगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एक लिखा मैंने x1 यानी कि हमारे पास में x1 प्लस x2 बराबर क्या लिख दिया मैंने 9r, एक होगा इक्वेशन नंबर के 2। क्लियर, कोई समस्या यहाँ तक। अब x1 की जगह में 5x2 लिख सकते हैं, तो x1 की जगह क्या लिख दिया मैंने 5x2 और प्लस क्या हो गया हमारे पास में x2 बराबर कितना आ गया हमारे पास में 9r, कितना आ गया भाई 9r आ गया, ठीक है ना। अब इसके बाद में आप क्या करोगे, जहाँ से x2 की वैल्यू कैलकुलेट कर दोगे, x2 की वैल्यू जो भी आती है तुम्हारे पास में, ठीक है ना, और उसी टाइप से जब x2 की वैल्यू आ जाए तो उस x2 की वैल्यू को इस इक्वेशन में रख के किसकी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी हमारे पास में x1 की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। समझ गए, कोई तकलीफ है, एक बार फिर से सुनो। एक हमारे पास में दो मास पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना, ध्यान से सुने। मान लेते हैं कि एक छोटा वाला मास पार्टिकल्स है और एक हमारे पास में बड़ा वाला मास पार्टिकल्स है, ये इधर की तरफ F फोर्स से आ रहा है, ये भी इधर की तरफ F फोर्स से आ रहा है, दोनों अपनी अपनी स्थिति से क्या हो जाते हैं विस्थापित हो जाते हैं, डिस्प्लेसमेंट हो जाते हैं। मान लेते हैं कि ये m मास का जो पार्टिकल्स था x1 डिस्प्लेसमेंट हुआ और 5m मास का जो पार्टिकल्स था वो x2 डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है ना। तो आप इसको कैसे लिखोगे, आपने इसको इस टाइप से लिख दिया कि मान लेते हैं कि ये x1 डिस्प्लेसमेंट हो गया सेंटर से और ये हमारे पास में सेंटर से कितना हो गया x2 डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है ना। अब हो जाने के बाद में आप अच्छे ढंग से जानते हैं कि अपनी जगह से क्या हो रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो दोनों एक दूसरे के आकर्षण बल के प्रभाव में चलना प्रारंभ करते हैं। तो x1 और x2 के मान कैलकुलेट करो। आकर्षण बल के प्रभाव में चल रहे हैं तो F नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है, कुछ नहीं है, 0 है। जब इसका मान 0 है तो A सेंटर ऑफ मास का मान 0 होगा, B सेंटर ऑफ मास का वैल्यू नियत होगी, कांस्टेंट हो जाएगी, तो शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा m1 डेल्टा r1 प्लस m2 डेल्टा r2 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास में 0, यानी कि m x1 प्लस 5m माइनस के x2 बराबर क्या हो जाएगा 0, x1 बराबर क्या हो जाएगा 5x2। क्लियर। अब इसी जब आप इसको देखोगे तो
x1 प्लस x2 बराबर किसके होगा, 9r के होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है तुम्हारे पास में, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जब 3r है तो ये कितनी हो जाएगी, ये कितनी होगी भाई, ये कितनी होगी डिस्टेंस, ये आपके लिए r होगी, यानी कि x1 प्लस r, और ये कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास में x2 प्लस के r कंप्लीटली। तो x1 प्लस x2 बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में 9r। ठीक है ना, प्रमाण से आप किसको कैलकुलेट कर सकते हो ना। हाँ ठीक है ना। इसके बाद में देखो नेक्स्ट, समझ गए। नेक्स्ट देखो भाई, एक और अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिएगा। हाँ, एफ नेट एक्सटर्नल फोर्स इजकल टू क्या होता है, ए सेंटर ऑफ मास एम ए सेंटर ऑफ मास। ठीक है ना, बाह्य बल की अनुपस्थिति में एक लाइन लिख लीजिएगा, बाह्य बल की अनुपस्थिति में सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना, बाह्य की बल की अनुपस्थिति में सेंटर ऑफ मास की ट्रेजेक्टरी यानी कि पथ, पथ परिवर्तित परिवर्तित नहीं होता है, परिपथ परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है ना, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन देखो हल्का सा, ठीक है, ध्यान से सुनो। मान लेते हैं ये हमारे पास में एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास में वाई है, एक एम मास का पार्टिकल्स है, ठीक है ना, जिसका मास कितना है बच्चों एम, ये तुमने यू वेलोसिटी दे दी, एंगल थीटा बना दिया, इस तरीके से जा रहा है, ये इसकी हाईएस्ट पॉइंट हो गई जहाँ पर मास कितना था एम ही रहेगा। ठीक है ना, अब यहाँ से वह दो पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाता है, एक तो बनता है तुम्हारे पास में m/2 और एक रह जाता है ये आपके लिए m/2 और एक रह जाता है तुम्हारे पास में m/2। तो आपसे पूछ रहा है कि अब ये पार्टिकल्स तो यहीं गिर जाएगा, तो दूसरा वाला पार्टिकल्स अगर ये टूटता नहीं तो इस तरीके से जाता, अब ये टूट गया है तो इसकी कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस बढ़ने वाली है, मान लेते हैं इस तरीके से इसकी डिस्टेंस बढ़ गई, ये कंप्लीटली क्या होगी आर होगी तुम्हारे पास में, किसको आप क्या कहते हो परास बोलते हो, रेंज बोलते हो, ये तुम्हारे पास में क्या होगी एक्स। तो इस एक्स की वैल्यू आपके लिए क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है, जहाँ पर मास कितना है m/2 है और यहाँ पर मास ये जो आ रहा है यहाँ पर कितना होगा m/2 हो जाएगा, तुरंत टूटने के बाद में एक पार्टिकल्स तो नीचे चला जाएगा, एक पार्टिकल्स इस टाइप से हमारे पास मोशन करेगा, अगर ये नहीं होता तो m मास का पार्टिकल्स यहाँ पर आता। ठीक है ना, पथ के उच्चतम बिंदु पर यह दो बराबर भागों में टूटता है, जिससे एक भाग तुरंत ब्रह्मावस्था में आ जाता है और दूसरा भाग इस तरीके से मोशन करता है। तो x की वैल्यू कैलकुलेट करो। देखो इधर एक बार खुद खुद करोगे क्या हैं, चलो कोशिश करते हैं, एक बार खुद करने की कोशिश करो भाई, ठीक है करो। हाँ थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, ये बाई एक्सेस हो जाएगा, ये एक्स एक्सेस हो जाएगा, ये मास पार्टिकल्स है यू है, करो ये ये अच्छा, ये कितनी डिस्टेंस होगी तुम्हारे पास में, ये r/2 होगी, और ये कितनी होगी भाई, ये बाकी की जो डिस्टेंस बच रही है वो कितनी हो जाएगी, ये r/2 हो जाएगी। ठीक है ना, जब ये r/2 है ये r/2 है तो ये भी कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास में r/2 होगी, आपने प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ा होगा। तो सेंटर ऑफ मास उसी परवलय कार पथ पर गति करेगा करेगा। ठीक है ना, तो x इजकल टू कितना हो जाएगा 3r/2। ठीक है ना, कितना हो जाएगा हमारे पास में 3r/2, क्योंकि x जो है वो कम्प्लीटली हमारे पास में, ये तो r/2 हो गया, x जो है ये कम्प्लीटली है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस, जो कि तुमको क्या करनी है कैलकुलेट करनी है। ठीक है ना, x बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में 3r/2, तो x बराबर 3r/2, r की वैल्यू क्या होती है तुम्हारे पास में u² sin 2 थीटा
अपॉन क्या होता है जी। ये वाला फॉर्मूला इसमें क्या कर दोगे, अप्लाई कर दोगे, आपके लिए वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, समझ गए यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम? एक बार फिर से सुन लो कि एक मास पार्टिकल्स था, ठीक है ना, यू वेलोसिटी से मोशन कर रहा था। हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने के बाद में एक पार्टिकल्स m/2 का नीचे गिर गया, दूसरा पार्टिकल इस टाइप से मोशन कर रहा है। अगर टूटता नहीं तो यहाँ पड़ जाता है, ये कंप्लीट रेंज r हो जाती। अगर टूट गया तो ये रेंज यहाँ तक जाएगा, ये कितनी हो जाएगी, ये r/2 होगी। ये भी तुम्हारे पास में r/2 होगी और ये भी तुम्हारे पास में r/2 होगी। तो कंप्लीटली कितना हो जाएगी, x बराबर 3r/2, x बराबर 3r/2 यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन क्या हो जाएगा जी। इस फॉर्मूले से आप इसको क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है ना, जहाँ पर यू का मान तो तुम्हारे लिए दे नहीं रखा है। ठीक है, समझ गए। अब इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट, मिटा दिया जाए इसको। इसके बाद में देखो भाई नेक्स्ट, ठीक है। हाँ जी, ध्यान से सुनना है, पूरा फोकस बोर्ड पर रखना है। आपको पता है एफ नेट एक्सटर्नल फोर्स इजकल टू क्या है, ज़ीरो। ठीक है ना, ज़ीरो है कि नहीं है भाई। और एक फॉर्मूला और पढ़ा है तुमने, एफ नेट एक्सटर्नल फोर्स इजकल टू क्या होता है, एम ए सेंटर ऑफ मास। जब इसकी वैल्यू ज़ीरो है तो एम ए सेंटर ऑफ मास की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारे पास में, ज़ीरो। ठीक है ना, मास कभी ज़ीरो हो नहीं सकता, ए सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में, ज़ीरो होगा। तो बी सेंटर ऑफ मास इजकल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा, यानी कि क्या हो जाएगा हमारे पास में, नियत। ठीक है ना। अब तुम बी सेंटर ऑफ मास m1v1 प्लस m2v2 प्लस डॉट 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 mn जानते हो। अपॉन में इसको कैसे लिख सकते हो तुम, कैपिटल एम लिख सकते हो, या फिर m1 m2 प्लस m3 m1 प्लस m2 प्लस m3 लिख सकते हो। बराबर क्या लिखोगे तुम, कांस्टेंट लिखोगे। ठीक है ना, कांस्टेंट लिख दिया। अब आपको पता है संवेग बराबर क्या होता है, एम बी। रे के संवेग लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो इसको कैसे लिख दोगे तुम, p1 प्लस क्या लिखोगे, p2 वेक्टर प्लस p3 वेक्टर प्लस डॉट 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 pn वेक्टर अपॉन क्या हो जाएगा, कैपिटल एम। और ये क्या है तुम्हारे पास में, एज ए कांस्टेंट, यानी कि क्या है तुम्हारे पास में, नियत। तो p निकाय यानी कि p सिस्टम ऑफ p निकाय का क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में, कांस्टेंट। संवेग भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है ना, ये बात आपको याद रखनी है कि जब तुम्हारे लिए एफ नेट एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू जीरो है तो सेंटर ऑफ मास की वैल्यू भी जीरो होगी, बी सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा। और जिसके कारण पी निकाय यानी कि पी जो सिस्टम का संवेग है वो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में, कांस्टेंट होगा। क्लियर। इसके बाद में एक छोटा सा क्वेश्चन है, यानी कि उसको देखते हैं, लिख लो भाई इसको। देखो, एक तुम्हारे पास में सेल है ना, वो रेस्ट पर रखी है, अभी एक्सप्लोड हो गई। ठीक है ना, और एक ये बन गई, दूसरी हमारे पास में ये बन गई टूटने के बाद में। इसका m1 हो गया, इसका m2 हो गया, p1 हो गया, ये हमारे पास में p2 हो गया। ठीक है भाई, अब ये टूटी है तो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज करेगी। ठीक है ना, मुक्त ऊर्जा, जो कि मुक्त ऊर्जा है, जो कि दोनों गतिज ऊर्जाओं के, जो कि दोनों गतिज ऊर्जा के योग के समान होती है। ठीक है ना, मुक्त ऊर्जा है जो कि गतिज ऊर्जाओं के योग के क्या हो रही है, समान हो रही है। ठीक है ना, अब यहाँ पे हमारे पास में इसकी काइनेटिक एनर्जी K1 मान लिया, इसकी काइनेटिक एनर्जी हमारे पास में K2 मान ली। आपको अच्छे ढंग से पता है रेखीय संवेग संरक्षण का अभी जस्ट अपन ने सिस्टम पढ़ा है, यानी कि P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर बराबर क्या हो सकता है, अपॉन मास इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब नियत, नहीं है ना, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। तो P1 वेक्टर का मॉडुलस प्लस P2 वेक्टर का मॉडुलस, या फिर मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, जीरो। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, P1 वेक्टर
बराबर क्या हो जाएगा P2 वेक्टर, ठीक है ना, बराबर हो जाएंगे दोनों। ये तो हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, मोड लग रहा है तो हमेशा माइनस का हमेशा प्लस का रहेगा, जिसको मैं मान लेता हूँ P वेक्टर, ठीक है ना, P मान लेते हैं। आपको अच्छे ढंग से पता है K बराबर क्या होता है, P² अपॉन 2m। काइनेटिक एनर्जी और रेखीय संवेग में रिलेशन क्या होता है, K बराबर P² अपॉन 2m। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, P1 K1 और 2m1। इसी टाइप से क्या करोगे, K2 बराबर P2 का स्क्वायर अपॉन क्या लिखोगे 2m2, ठीक है ना। अब आप क्या करोगे, दोनों को भाग दे दोगे, K1 अपॉन K2 बराबर P1 का स्क्वायर अपॉन क्या करोगे 2m1 अपॉन P2 का स्क्वायर क्या करोगे 2m2, ठीक है ना। यहाँ से दोनों का काट पीट के K1 का एक फॉर्मूला आ जाएगा, K1 बराबर आ जाएगा तुम्हारे पास में K1 अपॉन K2 इन दोनों का जब अपन सॉल्व करेंगे, देखो इधर इधर सॉल्व कर लेते हैं। ये आपके लिए क्या आ जाएगा, K1 अपॉन K2 बराबर P1 P2 के बराबर है तो दोनों आपस में कट जाएंगे, क्या बचेगा 2m2 अपॉन 2m1, 2 से 2 कट जाएगा, P1 से P1 कट गया तो K1 अपॉन K2 बराबर क्या हो जाएगा m2 अपॉन क्या जाएगा हमारे पास में m1। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारे पास में K1 का मान चाहिए, तो K1 बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में m2, और ये हो जाएगा m1 प्लस m2, और ये हो गया Q, ठीक है ना। इसी टाइप से K2 का मान चाहिए तो ये हो जाएगा m1 अपॉन m1 प्लस के m2, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास में Q। एक K1 की वैल्यू आ गई और एक हमारे पास में K2 की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। K1 का मान निकाल सकते हो, पहले वाले पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी और दूसरे वाले पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। समझ गए जी, यहाँ तक कोई समस्या है किसी स्टूडेंट्स को, ठीक है ना। इसके बाद में देखो, इसके बाद में नेक्स्ट देखो एक क्वेश्चन है बहुत अच्छा, उसको करने की कोशिश करते हैं। ये तुम्हारे लिए कंसेप्ट हो गया, अब इसके बेस पर एक क्वेश्चन है गन वाला, उसको करते हैं, ठीक है। लिखो जल्दी से, लिखो जल्दी जल्दी लिखते जाओ। देखो एक बुलेट है और एक गन है हमारे पास में, मान लेते हैं ये इस तरीके से आपके लिए एक बुलेट है, ठीक है, जिसके अंदर गोली फंस रही है, ठीक है ना। ये तुम्हारे पास में क्या है, गन है, ठीक है। ये इसका मास 4 kg है, ठीक है, और इसका मास 0.2 kg है, ठीक है ना। अब यहाँ पर चलने के बाद में ये गन चल गई, मतलब बंदूक बंदूक की गोली निकल चुकी है। अब ये इधर की तरफ निकल गई तो ये इसकी वेलोसिटी कितनी होगी तुम्हारे पास में v1 हो गई, इसकी प्रतिच्छेद वेग तुम्हारे पास में कितना हो गया v2 हो गया, जिसका मास तुमको पता है 4 और इसका मास कितना तुम्हारे पास में 0.2, और प्लस में, ठीक है ना, ये बात है। और प्लस में एक एनर्जी रिलीज हुई है प्लस 1.05 किलो जूल, ये तुम्हारे पास में क्या हो गई एनर्जी रिलीज हो गई, ठीक है ना, चलने के बाद में। v1 की वेलोसिटी पूछ रहा है तुमसे कि v1 का मान कितना होगा। चलो कोशिश करते हैं सॉल्यूशन। आपने अभी जस्ट पढ़ा है K1 अपॉन K2 बराबर क्या होता है तुम्हारे पास में m2 अपॉन m1 होता है कि नहीं होता, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 4/2, यानी कि 2 हो जाएगा 2, ठीक है जी। यानी कि ये कितना आ गया तुम्हारे पास में 20, क्योंकि m2 की वैल्यू कितनी है, m2 का मान है तुम्हारे पास में 4, m1 का मान कितना है 0.2, तो टोटल कितना आ जाएगा K1 अपॉन K2 बराबर 20, ठीक है। तो K1 बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में, K1 का मान अभी जस्ट अपन ने पढ़ा था, K1 का मान जैसे अपन ने निकालना है तो कितना होगा, यानी कि 20/21 N2 क्या हो जाएगा 1050, ठीक है ना। यहाँ से K1 का मान आ जाएगा, ठीक है जी, आएगा कि नहीं आएगा। और K1 बराबर क्या होता है 1/2 m b1 का स्क्वायर m1 b1, तो K1 की जब वैल्यू आपके पास में निकल के आ जाएगी यहाँ से, ये वैल्यू आएगी तुम्हारे पास में 1000 जूल के समथिंग, ठीक है ना, 1000 जूल के समथिंग आ जाएगी। तो K1 बराबर कितना हो जाएगा 1/2 0.2 इंटू बी1 का स्क्वायर,
यहाँ से वैल्यू निकालोगे, b1 का स्क्वायर यहाँ से क्या करोगे, कैलकुलेट कर लोगे। इसी टाइप से k2 का मान निकालोगे, k2 का मान कितना हो जाएगा 1/21 N2 क्या हो जाएगा 1050 जूल। चेंज कर लिया ना किलो जूल को जूल में, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारे पास में 50 जूल। ठीक है ना, 50 जूल आ जाएगा भाई, क्योंकि m1 प्लस m2 का मान कितना है रे, m1 प्लस m2 का मान कितना आ जाएगा 21। ठीक है ना, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा भाई। k1 बराबर क्या था, k1 बराबर क्या था हमारे पास में m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू k2। ठीक है ना, q जो भी एनर्जी है, इस टाइप से आप k2 की वैल्यू निकाल लोगे, और ये कितना हो जाएगा 1/2 4 इंटू b2 का स्क्वायर, यहाँ से b2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। समझ गए, लिखो, समझ गए तो लिखो, जल्दी से लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लेते हैं कि इस तरीके का एक पाथ है, ठीक है ना, यहाँ पर m मास का एक पार्टिकल है। ठीक है, इसकी हाइट तुम्हारे लिए दी हुई है कैपिटल स्मॉल h। ठीक है ना, स्मूथ है, स्मूथ सरफेस है, रिलीज फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से चलना प्रारंभ करता है, ऊर्ध्वाधर दिशा में ही विस्थापित होगा। ठीक है ना, तो ये तुमसे पूछ रहा है b1 और b2 की वैल्यू। ठीक है ना, b1 यानी कि इस मास पार्टिकल्स की वैल्यू पूछ रहा है, और एक तुमसे b2 की वैल्यू पूछ रहा है। देखो इधर ध्यान दो, इस तरीके से स्मूथ पाथ हो गया। ठीक है ना, यहाँ पर हमारे पास में ये m1, इसकी वेलोसिटी v1 हो गई, ये इधर की तरफ जाएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी v2। पूछ रहा है b1 और b2 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास में। इसका मास तुम्हारे लिए कितना है m है, और इसका मास कितना है तुम्हारे लिए 2m है। ठीक है जी, अब क्या कह रहा है वो तुमसे, तुमको अच्छे ढंग से पता है k1 अपॉन k2 बराबर क्या होता है m2 अपॉन m1। m2 की वैल्यू कितनी है 2m, और m कट जाएंगे तो क्या इतना आएगा 2:1। ठीक है ना, इसके बाद में q इजकल टू क्या है mgh दिया हुआ है, q इजकल टू कितना दे दिया उसने mgh, तो k1 बराबर कितना हो गया तुम्हारे पास में, k1 बराबर क्या हो जाएगा भाई 2/3 मास पार्टिकल्स यानी कि m1 m2 k1 है ना, k1 बराबर 2/3 इंटू क्या लिखोगे तुम mgh। इसी टाइप से k2 लिखोगे 1/3 गुणा mgh लिखोगे ना। k1 बराबर क्या लिखते हो m2 अपॉन m1 प्लस m2 3m। ठीक है ना, इंटू q कितना है mgh। इसी टाइप से k2 बराबर 1/3 इंटू mgh। ठीक है ना, यहाँ से क्या करोगे तुम कैलकुलेट कर लोगे, इसकी जगह क्या लिख दोगे 1/2 m b1 का स्क्वायर, इसकी जगह क्या लिखोगे 1/2 m की जगह क्या है 2m इंटू b2 का स्क्वायर। यहाँ से b1 b2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, कर सकते हो कि नहीं कर सकते। k1 का मान दिया हुआ है तुम्हारे पास में कितना दिया हुआ है 2/3 mgh। ठीक है ना, गुणा 1/2 m b1 का स्क्वायर, और k2 बराबर है 1/3 mgh। ठीक है ना, इसके बाद में बराबर 2m b2 का स्क्वायर कर लेंगे क्या भाई, कोशिश करो, कोशिश करनी है करने की। ठीक है ना, इसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिश अब कोशिश क्या करवा तो दिया, इसमें कोशिश क्या करोगे तुम।
द्रव्यमान केंद्र के निर्देश तंत्र, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास में द्रव्यमान केंद्र के निर्देश तंत्र। द्रव्यमान केंद्र के निर्देश तंत्र, सेंटर ऑफ मास फ्रेम। द्रव्यमान केंद्र के निर्देश तंत्र, द्रव्यमान केंद्र के निर्देश तंत्र, ध्यान से सुने। मान लेते हैं कि ये आपके पास में m1 मास पार्टिकल्स है जिसकी वेलोसिटी v1 है, ठीक है ना। एक तुम्हारे पास में ये बॉक्स है, ठीक है, जिसका सेंटर ऑफ मास ये मान लिया, इसके ऊपर आप खुद खड़े हुए हो। ये तुम्हारे पास में m2 है जिसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तुम्हारे पास में v2 वेक्टर होगी। तो तुमको अच्छे ढंग से पता है b सेंटर ऑफ मास इक्वल टू क्या होता है, m1 v1 प्लस क्या लिखते हो, m2 v2 लिखते हो कि नहीं लिखते, अपॉन क्या लिखते हो, m1 प्लस के m2, ये वेक्टर लगा दिया अपन ने, ठीक है ना। अब p सिस्टम निकाय का किसके लिए, GRO ग्राउंड फ्रेम के लिए, ठीक है ना। क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में m1 b1 वेक्टर प्लस क्या होगा m2 b2 वेक्टर, क्लियर। अब ग्राउंड फ्रेम में आपके लिए दिया हुआ है, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो m1 m2 और ये कितना हो जाएगा b सेंटर ऑफ मास, यानी कि b1 प्लस b2 यानी कि b सेंटर ऑफ मास। अब तुमको अच्छे ढंग से पता है जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो b सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब 0 किसके लिए, p सिस्टम किसके लिए, तुम्हारे पास में निकाय का, और कहाँ पर है तुम्हारे पास में ग्राउंड फ्रेम, यानी कि 0 आ गया b सेंटर ऑफ मास का। अब ये कहाँ पर है, ये तुम्हारे पास में आ गया c फ्रेम में, ये कहाँ पर आ गया भाई, c फ्रेम के अंदर, ठीक है ना। c फ्रेम में निकाय का रेखीय संवेग सदैव शून्य होगा, ठीक है ना। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में निकाय का रेखीय संवेग शून्य, रेखीय संवेग सदैव शून्य होता है। तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में, 0, यानी कि सी फ्रेम के अंदर निकाय का रेखीय संवेग कितना हो जाएगा हमारे पास में, 0। समझ गए। इसके बाद में देखो काइनेटिक एनर्जी इन ग्राउंड फ्रेम, ग्राउंड फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, 1/2 m1 b1 का स्क्वायर, 1/2 m1 p1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 b2 का स्क्वायर, कर सकते हो भाई। अब काइनेटिक एनर्जी इन सी फ्रेम, सेंटर ऑफ मास फ्रेम के लिए क्या हो जाएगा, 1/2 m1 b1 सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर प्लस हमारे पास में क्या होगा m2 b 1/2 रह गया क्या, इसको ऐसे लिखो प्लस 1/2 m2 b2 सेंटर ऑफ मास का क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे भाई। तो काइनेटिक एनर्जी इन सी फ्रेम कितना मिलेगा हमारे पास में, 1/2 m1 b1 का स्क्वायर है और b2 का स्क्वायर है। b1 के स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2, यानी कि मैंने क्या किया, इन दोनों में से कॉमन ले लिया, b1 सेंटर ऑफ मास वाले को और b2 सेंटर ऑफ मास वाले को, जिसको मैंने क्या बोल दिया, b1 का स्क्वायर माइनस b2 का स्क्वायर का क्या कर दिया मैंने, इस मॉड स्क्वायर। तो अंदर क्या बचेगा, m1 प्लस m2 अपॉन क्या बनेगा, m1 प्लस हमारे पास में m2, ठीक है ना। जिसको क्या कह सकते हो तुम, म्यू कह सकते हो, और ये क्या होगा, मी रियल,
ठीक है ना। वेलोसिटी ऑफ रियल पार्टिकल्स की जो रियल वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी हमारे पास में v1 वेक्टर माइनस के v2 वेक्टर। ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी इन ग्राउंड फ्रेम, काइनेटिक एनर्जी इन ग्राउंड फ्रेम ये कितना होगा तुम्हारे पास में 1/2 m1, 1/2 m1 b1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 b2 का स्क्वायर बराबर इसको क्या लिख दोगे 1/2 म्यू, म्यू बी रियल, एक तो हो जाएगा बी रियल का स्क्वायर प्लस 1/2 म्यू या फिर एम, एम कम्प्लीटली सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर। ठीक है ना। अब एफ नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू क्या है 0 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारे पास में 0 होगी। ठीक है ना। इसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी तुम्हारे पास में नियत, यानी क्या हो जाएगी तुम्हारे पास में कांस्टेंट, जिसको तुम क्या कहोगे नियत। और काइनेटिक एनर्जी इन ग्राउंड फ्रेम में क्या आ जाएगा तुम्हारे पास में 1/2 म्यू आर बी रियल। ठीक है ना। कितना आ जाएगा तुम्हारे पास में बी रियल का स्क्वायर। ये क्या है काइनेटिक एनर्जी किसके लिए ग्राउंड फ्रेम के लिए। ठीक है ना। एक बार फिर से सुनो पूरी कहानी को। अपन काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी निकालना चाहते हैं किसके लिए सेंटर ऑफ मास फ्रेम के लिए। मान लेते हैं हमारे पास में दो मास पार्टिकल्स हैं, एक m1 है जिसकी वेलोसिटी v1 है, दूसरा m2 है जिसकी वेलोसिटी v2 है। ठीक है ना। दोनों एक सेम डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं, तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा निकाय के केंद्र का यानी कि निर्देश तंत्र का क्या होगा, द्रव्यमान केंद्र के निर्देश तंत्र कितने होंगे। बी सेंटर ऑफ मास इक्वल टू क्या होता है m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। पी सिस्टम, सिस्टम यानी कि ग्राउंड फ्रेम में, ग्राउंड फ्रेम में कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में m1 v1 प्लस m2 v2। अब ग्राउंड फ्रेम में मोशन हो नहीं रहा तो बी सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा 0, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है तुम्हारे पास में 0 है। ठीक है ना। तो सी फ्रेम के लिए क्या हो जाएगा कम्प्लीटली हमारे पास में 0। सी फ्रेम में निकाय का रैखिक संवेग क्या होगा 0 होता है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ग्राउंड फ्रेम यानी कि 1/2 m1 v1 का स्क्वायर प्लस m2 v2 का स्क्वायर। ठीक है ना। समझ रहे हो ना मेरी बात, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इन ग्राउंड फ्रेम में कितना हो जाएगा m1 v1 का स्क्वायर प्लस m2 v2 का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इन सी फ्रेम, सी फ्रेम में कितना होगा 1/2 m1 v1 सेंटर ऑफ मास मोड का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर। अब इसमें से b1 माइनस के v2 अपन ने क्या कर लिया कॉमन ले लिया। ठीक है ना। तो b1 माइनस v2 का वेक्टर और इसका मोड का स्क्वायर, तो कितना बचेगा m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2, जिसको क्या कह दोगे तुम म्यू, और ये क्या कहलाएगा बी रियल। ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 म्यू बी का स्क्वायर और ये हो जाएगा रियल। ठीक है ना। और ये तुम्हारे पास में नियत कहलाएगा, क्योंकि एफ नेट एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू क्या है 0, तो ए सेंटर ऑफ मास की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और बी सेंटर ऑफ मास क्या कहलाएगा तुम्हारे पास में नियत, तो वैल्यू किसकी बचेगी सिर्फ और सिर्फ इसकी। ठीक है, समझ गए। इसके बेस पर एक क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन हैं, उनको करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। ध्यान से सुनना है भाई, सुनते जाओ। लिख लिया, पॉज करके लिख लेना, वीडियो को पॉज करके लिख लेना। ठीक है ना। नोट्स ज़रूर बनाएं, क्योंकि बाद में जब तुम रिवाइज करोगे ठीक है ना तो फिर प्रॉब्लम आएगी, इसलिए नोट्स बना लें। थोड़ा सा जोर पड़ेगा शुरुआत में, लेकिन जब तुम नोट्स बना लोगे और क्वेश्चंस कर लोगे तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो चैप्टर तुम्हारे लिए एज ए क्लोज हो जाएगा, ढंग से आप सीख जाओगे उस चैप्टर के बारे में। ठीक है ना। इसलिए नोट्स अवश्य बनाएं, थोड़ा चाहे टाइम लगे लेकिन नोट्स ज़रूरी हैं। ठीक है, ध्यान दो। अब इधर हमारे पास में अपन कह रहे हैं तुमसे एक क्वेश्चन है, मान लेते हैं हमारे पास में ये एम मास का एक पार्टिकल्स है जिसकी वेलोसिटी वी नॉट है। ठीक है जी। ये सरफेस आपके लिए क्या है स्मूथ है। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास में एक एम मास का दूसरे वाला पार्टिकल्स है जो कि किस पर रखा है बच्चों रेस्ट पर रखा है। इस जैसे तुमने इसको पकड़ के छोड़ा तो स्प्रिंग में क्या होगा परिवर्तन आएगा। स्प्रिंग में अधिकतम संपीड़न ज्ञात करो। कितना प्यारा क्वेश्चन है ना। हाँ,
स्प्रिंग में अधिकतम संपीड़न ज्ञात करो। पकड़ा, पकड़ के जैसे तुमने बी नॉट वेलोसिटी से इधर की तरफ छोड़ा तो स्प्रिंग में कुछ ना कुछ तो संपीड़न होगा, पुश करेगी, प्रेस करेगी, ठीक है ना, ये रेस्ट पे ही रहेगा, ठीक है ना। तो बताइए स्प्रिंग में अधिकतम कितना संपीड़न होगा, आपको अच्छे ढंग से पता है। क्या पता है भाई, एफ नेट एक्सटर्नल फोर्स, तो अपन हमारे द्वारा लगने वाला बल का मान कितना है तुम्हारे पास में, 0 है इस पूरे सिस्टम के अंदर, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनते हैं भाई सॉल्यूशन। ये तुम्हारे पास में मान लेते हैं कि ये एम मास है, जिसकी वेलोसिटी कितनी है तुम्हारे पास में, इस तरीके से दूसरी वाली स्प्रिंग से टकराया, जो कि किस पर रखा है तुम्हारे पास में, रेस्ट पर रखा है। तो बी सेंटर ऑफ मास, यानी कि बी सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना। अधिकतम संपीड़न की अवस्था में इस पूरे सिस्टम पर एफ नेट एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास में, 0। जब एफ नेट एक्सटर्नल फोर्स की 0 है तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, 1/2 m बी सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर, यानी कि 0, यानी कि हमारे पास में क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा, पूरा की पूरा निकाय, ठीक है ना। तो एम बी नॉट, यानी कि तुम्हारे पास में क्या होगा, एम बी नॉट बराबर 2m bc, ठीक है ना। ठीक है, हाँ जी, ठीक है ना, इधर ध्यान दो। हाँ, एम बी नॉट बराबर क्या हो जाएगा, 2m bc, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारे पास में एम से एम कट जाएगा, तो बी सी बराबर क्या मिल जाएगा, b0/2, क्योंकि यहाँ पे जो बी नोट था वो तुम्हारे पास में इनिशियल वेलोसिटी थी। जब तुमने इसको इधर की तरफ पुश किया, दोनों आपस में एक निकाय बना लिया, दोनों आपस में टच हो गए, तब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तब इसकी वेलोसिटी हो जाएगी बी सी। अब जितनी इसकी वेलोसिटी होगी उतनी तो इसके अंदर वेलोसिटी होगी, और ये कितनी हो जाएगी तुम्हारा पी सी। ये प्रेजेंट में पहले रेस्ट पे था, उसके बाद में मोशन करने लग गया, और ये कितना हो गया तुम्हारे पास में, बी सी। बी सी वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। अब तुम जानते हो कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है तुम्हारे पास में, 1/2 m बी नॉट का स्क्वायर, क्योंकि इस वाले के लिए तो क्या है, रेस्ट पर रखा है, यानी कि बी का मान क्या है तुम्हारे पास में, 0, बराबर इसको क्या लिखोगे तुम, 1/2 2m 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 bc का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर प्लस, और ये क्या हो जाएगा, 1/2 कि एक्स मैक्सिमम का स्क्वायर, ठीक है ना। ये तो तुम्हारे पास में इनिशियल वाला हो गया, जो ये वाला है, इस वाले के लिए तो ये लिख दिया तुमने, 1/2 m बी नॉट का स्क्वायर। अब दूसरे वाले के लिए जैसे ही वो पुश करेगी तो 2m, दो निकाय बन गया कंप्लीटली। अब इसके लिए वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, bc। अब ये स्प्रिंग वाले के लिए भी तो लगेगा, तो 1/2 के एक्स मैक्सिमम का स्क्वायर, ठीक है ना। एक इक्वेशन तुम्हारे पास में ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से तुम एक्स मैक्सिमम की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। एक तो ये तरीका है तुम्हारे पास में, एक दूसरा तरीका भी है। अगर दूसरा तरीका पहला वाला तरीका समझ में नहीं आया तो दूसरा तरीका भी अप्लाई कर सकते हो। एक बार दोबारा सुनो, पूरा ध्यान से सुनेंगे दोबारा, कि हमारे पास में एक एम मास का पार्टिकल्स है, जिसकी वेलोसिटी है तुम्हारे पास में बी नॉट इनिशियल, एक रेस्ट पर रखा है, स्प्रिंग लगी हुई है, जैसे ही तुमने इसको छोड़ा, ठीक है ना, तुमने छोड़ा तो तुम्हारे पास में ये पार्टिकल से टकराएगा, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 1/2 m बी नॉट का स्क्वायर, इसकी तो 0 होने वाली है, ठीक है ना। उसके बाद में कंप्लीट निकाय बन जाएगा, कंप्लीट निकाय का मास कितना हो गया, 2m हो गया, ठीक है ना। अब ये कितना हो जाएगा, 1/2 एक्स मैक्सिमम का स्क्वायर, तो एफ नेट एक्सटर्नल बराबर 0, 1/2 m बी सेंटर ऑफ मास का वैल्यू 0, यानी कि नियत। तो m बी नॉट बराबर क्या हो जाएगा, 2m बी सी, ठीक है। तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में, b0/2, ठीक। इसका सेकंड भी हमारे पास में तरीका है, जिसको तुम याद रख सकते हो, यानी कि के इनिशियल प्लस यू इनिशियल बराबर क्या लिखोगे तुम, के फाइनल प्लस हमारे पास में यू फाइनल, ठीक है ना। इस टाइप से भी लिख सकते हैं, ठीक है, जिसके लिए कर लेना भाई, ठीक है ना, इस वाले फॉर्मूले को याद कर, समझ गए। एक नेक्स्ट लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, कल से अपन सदिश गुणन यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, ध्यान से सुनना है। इसको तुम खुद करोगे, इस क्वेश्चंस को तुम खुद करोगे, मैं लिख देता हूँ क्वेश्चंस को, है ना, ध्यान से सुन लो, मैं लिख देता हूँ क्वेश्चंस को।
मान लीजिए ये आपके लिए इसका मास है 20 kg, ठीक है। इस पर एक आदमी खड़ा है जिसका मास है 60 kg, ठीक है ना। ये सरफेस स्मूथ है, ठीक है ना। अब इधर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। अब इधर की तरफ फोर्स लग रहा है तो इधर की तरफ भी क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। इधर की तरफ फोर्स लग रहा है तो इधर की तरफ भी क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, ठीक है ना। और इधर की तरफ एक बी वेलोसिटी से ये बी वेलोसिटी का मान निकालना है। प्लेटफॉर्म के सापेक्ष दिया हुआ है, प्लेटफॉर्म के सापेक्ष वेग कितना है, 10 मीटर पर सेकंड। प्लेटफॉर्म के सापेक्ष वेग है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। यानी कि इधर की तरफ जो वेलोसिटी है वो है तुम्हारे पास में 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। हाँ, तो बी का मान कैलकुलेट करवा रहा है। ये जो फ्रेम है ये बी अपोजिट डायरेक्शन में, उसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है ना। कुछ ना कर दो, बस एक ही चीज़ दिमाग में रखनी है आपको कि अपन को पता है रेखीय सममित संरक्षण के नियम से इनिशियल में क्या हो रहा है, तुम्हारे पास में सब कुछ जीरो है। इनिशियल में तो सब कुछ रेस्ट पर रखा है तो जीरो बराबर। ये क्या करोगे तुम, 60 यानी कि एम बी मतलब 10 माइनस के बी, इसके अपोजिट डायरेक्शन में बी से जा रहा है, और माइनस के क्या हो जाएगा 20 बी, क्योंकि 20 है, ठीक है ना। यहाँ से हम क्या करोगे, बी की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। कर सकते हो कि नहीं कर सकते। अब जो एनर्जी लूज लॉस होगी यानी कि मसल्स यानी कि मांसपेशियों के आदमी के द्वारा मांसपेशियों के द्वारा ऊर्जा में कमी कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास, 1/2 60 एम 10 माइनस के, इसकी वैल्यू आएगी भाई 7.5, 10 माइनस के बी का स्क्वायर प्लस 1/2 एम बी का स्क्वायर, ठीक है ना। कर लेंगे। ये M1 मान लो इसको 60 वाले को, तो है ना, और इस वाले को क्या मान लो M2। M1 का मान कितना दिया हो तुम्हारे पास में 60, और M2 का मान कितना दिया है तुम्हारे पास में 20। यहाँ से मांसपेशियों के द्वारा एनर्जी, एक तुम्हारे पास में ऐसे मान लेते हैं ट्रेन है, ठीक है ना। इधर की तरफ ये दौड़ रहा है, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म पर रखा है, ये प्लेटफॉर्म में स्मूथ है, ठीक है ना। इधर की तरफ जितनी वेलोसिटी एफ लग रहा है इधर की तरफ एफ लगेगा। ये बी है, बी का मान दे रखा है तुम्हारे लिए, आदमी का वेग है 10 और इसकी वैल्यू है तुम्हारे पास में बी, ठीक है ना। अब बी का मान पूछ रहा है तुमसे, अब बी का मान कितना होगा, ठीक है, जिससे कि आदमी गिरे नहीं, ठीक, समझ गए। यहाँ तक की कहानी हमारे पास में कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट जो अपन पढ़ने वाले हैं वो वेक्टर प्रोडक्ट, और ये जो सेंटर ऑफ मास था वो अच्छे ढंग से अपन ने कंप्लीट कर लिया है। राधे राधे, जय हिंद।